भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, पहचान का प्रतीक होती है। लेकिन जब उस पर राजनीतिक खींचतान शुरू हो जाए तो सवाल उठने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिशों से गैर हिंदी भाषी राज्यों में तूफान खड़ा हो गया। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसे अपनी भाषा और संस्कृति पर हमला मान रहे हैं। क्या ये हिंदी को थोपने की कोशिश है या एकजुट भारत का सपना? समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में धवल कुलकर्णी और अर्कमय दत्त मजूमदार की स्टोरी से। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। मई 2025 में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार का आरोप था कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए इसलिए रोके क्योंकि राज्य ने NEP की 3 भाषा नीति को लागू करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे हिंदी उपनिवेशवाद कहा और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इसे तमिल संस्कृति पर हमला बताया। तमिलनाडु में 1937 से हिंदी के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं और ये विवाद पुरानी चिंगारियों को फिर भड़का रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है और केंद्र ने फंड रोकने के आरोपों को गलत बताया है। इधर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अप्रैल में सरकार ने प्राइमरी क्लासेस में हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश दिया, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल्स और अभिभावकों ने इसका विरोध किया। महाराष्ट्र स्कूल प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख महेंद्र गडपुले ने कहा, 6 से 11 साल के बच्चों पर तीसरी भाषा थोपना उनके लिए बोझ है। इससे गणित जैसे जरूरी विषयों पर ध्यान कम होगा। स्थानीय चुनावों के डर से बीजेपी ने यह आदेश वापस ले लिया ताकि मराठी विरोधी का ठप्पा ना लगे। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, MNS और CPIM सभी ने मिलकर इसे मराठी पर हमला करार दिया। यहां तक कि उद्धव और राज ठाकरे भी एक साथ इस मुद्दे पर दिखे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस फैसले को वापस लेने पर शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसे मराठी संस्कृति की जीत बताया। देखिए, महाराष्ट्र में बवाल ऐसे शुरू हुआ कि अभी 5th स्टैंडर्ड से 3 भाषा सूत्र है जिसमें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी का समावेश होता है। तो बवाल ये शुरू हुआ कि पहली कक्षा से 3rd लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को इंट्रोड्यूस करने के ऊपर इसे लेकर 2 किस्म के ऑब्जेक्शन थे। पहली बात ये थी कि हिंदी क्यों, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो हिंदी कोई राष्ट्रभाषा वगैरह नहीं है, वो एक मिसनॉर्मर है कि वो एक राष्ट्रभाषा है और वो भी एक रीजनल लैंग्वेज है मराठी की तरह। दूसरी बात है कि पहली कक्षा में जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, क्या वो 3 भाषाएं पढ़ पाएंगे? दूसरी बात है कि उस वजह से ऐसा ना हो कि गणित है, विज्ञान है, ऐसे विषयों के ऊपर महत्व कम दिया जाए। अच्छा, मराठी और हिंदी दोनों की जो स्क्रिप्ट है वो एक है, देवनागरी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क आता है उसमें कि जैसे हिंदी में ळ शब्द नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं बाल, तो हिंदी में बाल कहा जाता है। तो ये जो राइटिंग है उसमें भी बच्चों की काफी गड़बड़ी हो सकती है। उसे लेकर काफी ऑब्जेक्शन थे लोगों के। दूसरी बात ये थी कि जब पहली बार ये विषय आया और काफी लोगों ने आपत्ति जताई उस विषय को लेके, तो राज्य सरकार ने कहा था कि ठीक है, हम ये इसका पुनर्विचार करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बैकडोर से हिंदी को इंट्रोड्यूस किया, ये कह के कि ये जो मतलब अगर हिंदी बेसिक 3rd लैंग्वेज होगी 1st स्टैंडर्ड से, अगर ऐसे बच्चे हैं कि जो हिंदी नहीं सीखना चाहते हैं और कोई भाषा सीखना चाहते हैं, तो मिनिमम 20 बच्चे एक स्टैंडर्ड से अगर एक आके ऐसा कहें कि हमें दूसरी किसी की भाषा सीखनी है, तो स्कूल उस भाषा के टीचर को अरेंज करेगी। अभी उसमें दिक्कत यह है कि हिंदी छोड़ के और कौन सी भाषा सीख सकते हैं? देखिए, परभणी जैसी कोई जगह है या अहमदनगर जैसी जगह है, वहां पे तो बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हमें बंगाली सीखना है, हमें आसामी सीखना है, तो हिंदी के ऊपर ही चॉइस आएगा। तो ये बिल्कुल बैकडोर तरीके से हिंदी को इम्पोज करने की बात थी, एक ऑब्जेक्शन था। और दूसरा जो अहम मुद्दा काफी लोग अभी कह रहे हैं कि देखिए 1968 में जो कोठारी कमीशन था, उन्होंने, फिर उसके पहले डॉक्टर राधाकृष्णन की कमेटी ने, फिर एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिंदी को एक 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। अभी उसके पीछे प्रिंसिपल ये था कि ये जो मतलब इस देश में एक असली किस्म का कल्चरल और नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये कैसे हो कि तमिलनाडु में पढ़ने वाला बच्चा कन्नड़ सीखे, कर्नाटक में पढ़ने वाला बच्चा बंगाली सीखे, कि दूसरे प्रांतों की भाषाएं सीखे, ये इसके पीछे प्रिंसिपल था।
लेकिन असल में क्या हुआ कि जब महाराष्ट्र जैसे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि हिंदी को एक्सेप्ट किया गया, हिंदी हार्टलैंड के बाहर। और उसके बावजूद यह हुआ कि आप अगर देखेंगे यूपी हो, बिहार हो, या ये जो हिंदी हार्टलैंड के जो राज्य है, तो वहां पर स्कूलों में दूसरी भाषा नहीं सिखाई। वहां पे क्या सिखाया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ऑब्लिक संस्कृत। तो वहां पर दूसरे राज्यों की भाषा नहीं सिखाते। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल ये इसमें यह है कि ये जो विरोध हो रहा है उसका एक कारण यह है कि महाराष्ट्र में पूरे देश भर से लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पूरी जिंदगी उनकी मुंबई में बीत जाती है या कहीं और भी शहरों में बीत जाती है। फिर भी ये लोग फक्र के साथ कहते हैं कि हमें मराठी नहीं आती। तो सवाल यह है कि जब आप यहाँ आते हैं पेट कमाने के लिए, तो आपको यहाँ की भाषा सीखनी चाहिए। तो आप वो करने के बजाय हमारे ऊपर हिंदी क्यों थोपी जा रही है? ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इसमें है। और अभी कल मीटिंग हुई, उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करेंगे, उसके बाद उस पर फाइनल डिसीजन लेंगे। इसका मतलब ये है कि सरकार को भी ये पता चल चुका है कि बहुत कड़ा ऑब्जेक्शन लोग और पेरेंट्स हिंदी भाषा को दिखा रहे हैं कंपलसरी किए जाने में। पंजाब, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल भी हिंदी के खिलाफ खड़े हैं। पंजाब ने 10वीं तक पंजाबी को अनिवार्य किया और तेलंगाना ने तेलुगु को। लड़ाई का एक और मोर्चा एनसीईआरटी किताबें हैं। उकसावा उनके शीर्षकों से ही शुरू हो जाता है। मसलन क्लास 6 और 7 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नाम पूर्वी रखा गया है, जो पहले हनीसकल और हनीकॉम थे। वहीं मैथ्स की किताब का नाम बदलकर गणित प्रकाश रख दिया गया है। इससे परेशान केरल सरकार का कहना है कि ये संघीय सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ और मलयालियों पर हिंदी थोपने की कोशिश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 52.8 करोड़ हिंदी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन इसमें भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी जैसी भाषाएं भी शामिल हैं। असल में मूल हिंदी बोलने वाले करीब 32 करोड़ हैं, यानी कुल आबादी का 1/3। सांस्कृतिक कार्यकर्ता और पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को मूर्त रूप देने वाले जीएन देवी का कहना है, भारत में हिंदी भाषियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है, जिसमें हिंदी के साथ कई छोटी भाषाओं को समाहित कर लिया गया है। लेखक मनु पिल्लई का मानना है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और एक भाषा को विशेष दर्जा देना गलत है। आलोचकों का कहना है कि बीजेपी आरएसएस का हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा एक रूपता थोपने की कोशिश है। लेखक और शिक्षाविद प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जोर हिंदुत्व प्रोजेक्ट से जुड़ा था, लेकिन एक भाषा, एक राष्ट्र, एक धर्म और एक संस्कृति पर जोर राष्ट्रवाद के यूरोपीय मॉडल के अनुरूप है। 1960 के दशक में अपनाया गया त्रिभाषा फॉर्मूला शिक्षा शास्त्र और शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। यह उस राज्य में न बोली जाने वाली भाषा सीखकर देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश का हिस्सा था। इसका मतलब था कि खासी बोलने वाला बांग्ला सीख सकता था और बिहार वाला हिंदी सीख सकता था। हिंदी भाषी राज्यों ने फॉर्मूले के तहत हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को अपनाया, जबकि कर्नाटक और केरल जैसे कुछ दक्षिणी राज्य स्वेच्छा से हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी भाषी राज्य गैर हिंदी भाषी राज्यों और उनकी संस्कृति को अपनाने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब गैर हिंदी राज्यों को अपने साथ जुड़ने को बाध्य कर रहे हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कहते हैं, 3 भाषा नीति 1960 से चली आ रही है और एनईपी इसे और लचीला बनाती है। फिर भी गैर हिंदी राज्य इसे अपनी संस्कृति पर खतरे के रूप में देखते हैं। अंततः सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि समूह और समुदाय एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को कमतर बताने की कोशिश ना करें। देवी अपनी किताब इंडिया अ लिंग्विस्टिक सिविलाइजेशन में तर्क देते हैं कि भारत का विचार कभी एक रूपता में सीमित नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि बहुलता और विविधता ही इसके अभिन्न गुण हैं और इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती। आपकी क्या राय है इस मसले पर? हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।